सोचिए, समुद्र के बीच एक ऐसी जगह जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ पानी और एक छोटा सा कोरल रीफ दिखाई देता था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसी जगह पर हजारों टन मिट्टी और रेत डाली जाती है, समुद्र को पीछे ढकेलकर जमीन बनाई जाती है, भारी मशीनें पहुंचती हैं, नए रास्ते और बंदरगाह जैसे ढांचे बनने लगते हैं और फिर अचानक वहां एक ऐसा इलाका दिखाई देने लगता है जो किसी छोटे शहर जैसा नजर आता है। सवाल है, आखिर चीन समुद्र के बीच इतनी तेजी से जमीन क्यों बना रहा है? और सबसे बड़ी बात, इस नए आइलैंड का इस्तेमाल आखिर किस काम के लिए होने वाला है? 2026 में सामने आई सैटेलाइट इमेजेस ने चीन की एक नई गतिविधि पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह जगह है एंटेलोप रीफ, जो साउथ चाइना सी के पैरासेल आइलैंड्स में मौजूद है। कुछ समय पहले तक यह इलाका लगभग एक प्राकृतिक रीफ था, लेकिन अब चीन यहां बहुत तेजी से आर्टिफिशियल लैंड बनाने में लगा हुआ है। और अगर यह प्रोजेक्ट इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा, तो यह साउथ चाइना सी में चीन के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आउटपोस्ट में से एक बन सकता है। एंटेलोप रीफ कोई सामान्य जगह नहीं है। यह पैरासेल आइलैंड्स के इलाके में स्थित है, जिस पर चीन, वियतनाम और ताइवान के बीच लंबे समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट चला आ रहा है। चीन 1974 से पैरासेल आइलैंड्स के पूरे समूह पर कंट्रोल रखता है और इसी इलाके में वुडी आइलैंड को अपने रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अब एंटेलोप रीफ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने इस पुराने विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कंस्ट्रक्शन किसी खाली जमीन पर नहीं हो रही। यहाँ पहले जमीन थी ही नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर कोरल रीफ और शैलो वाटर था। चीन ड्रेजिंग मशीन्स के जरिए समुद्र के नीचे से मटेरियल निकालकर उसे रीफ के ऊपर जमा कर रहा है और धीरे धीरे एक बड़ा लैंड मैस तैयार कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस को अगर अलग अलग समय पर कंपेयर किया जाए तो बदलाव काफी साफ दिखाई देता है। 2025 के आखिरी महीनों में एंटेलोप रीफ का बड़ा हिस्सा अभी भी नेचुरल रीफ जैसा दिखाई देता था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक यहाँ कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, एक्सेस रूट्स, पाइपलाइंस और भारी सामान उतारने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्स नजर आने लगे। इसका मतलब यह था कि चीन सिर्फ कोई छोटा रिसर्च स्टेशन बनाने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि बड़े स्केल पर लैंड रिक्लेमेशन की तरफ बढ़ रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहां बनाए जा रहे आर्टिफिशियल लैंड का एरिया लगभग 600 हेक्टेयर तक पहुंच चुका था, यानी करीब 6 स्क्वायर किलोमीटर। अगर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह खत्म होती है, तो यह जगह चीन के साउथ चाइना सी आउटपोस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन सकती है। अब सवाल आता है कि चीन को आखिर समुद्र के बीच आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब सिर्फ जमीन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इस पूरे रीजन से इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए समुद्र में किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब सिर्फ एक आइलैंड होना नहीं है। इसका मतलब है कि उस एरिया में लंबे समय तक शिप्स, एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस सिस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेट करने की क्षमता पैदा हो सकती है। यानी जमीन का छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म में बदल सकता है। चीन पहले भी यही स्ट्रैटेजी अपना चुका है। स्प्रैटली आइलैंड्स में मिस्चिफ रीफ, फायरी क्रॉस रीफ और सुबी रीफ जैसे लोकेशंस को देखें तो आपको इसका पूरा पैटर्न समझ आता है। कुछ साल पहले इन जगहों पर भी नेचुरल रीफ्स और छोटे आउटपोस्ट थे, लेकिन बड़े स्केल पर ड्रेजिंग और लैंड रिक्लेमेशन के बाद यहाँ रनवेज, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, रेडार इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्टोरेज एरियाज और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए। 3 प्रमुख चाइनीज आउटपोस्ट्स पर 24 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर्स और कुछ बड़े एयरक्राफ्ट के लिए अतिरिक्त हैंगर्स बनाए जाने की जानकारी सैटेलाइट एनालिसिस में सामने आ चुकी है। मिस्चिफ रीफ इसका सबसे चर्चित एग्जाम्पल है। आज सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ एक लंबा रनवे, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, रेडार सिस्टम्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और कई मजबूत मिलिट्री स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। 2025 में सामने आए एनालिसिस के अनुसार चाइना के स्प्रैटली आउटपोस्ट्स का कुल डेवलप्ड लैंड एरिया करीब 3,200 हेक्टेयर के नेटवर्क तक पहुंच चुका था। यानी जिस जगह को कभी समुद्र के बीच एक छोटा सा रीफ समझा जाता था, वहां अब एक पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा हो चुका है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। चाइना की आर्टिफिशियल आइलैंड्स की स्ट्रैटेजी सिर्फ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। 2025 और 2026 के सैटेलाइट एनालिसिस में यह भी सामने आया कि इन आइलैंड्स पर सर्वेलेंस और
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को अपग्रेड किया जा रहा है। फायरी क्रॉस, मिस्चिफ और सुबी रीफ्स पर नए अंटेना अरेज, रेडार रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और ऐसे फैसिलिटीज दिखाई दिए जिन्हें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि इन आइलैंड्स का काम सिर्फ किसी मिलिट्री वेपन को रखने तक सीमित नहीं है। ये समुद्र के बीच एक तरह के सेंसर्स की तरह भी काम कर सकते हैं, जो आसपास के शिप्स, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर नजर रखने में मदद करें। एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव। अब एंटेलोप रीफ को इसी लार्जर स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चाइना निश्चित रूप से यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटर जेट्स या मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है। ऐसी बातें बिना डायरेक्ट एविडेंस के कहना गलत होगा, लेकिन ज्योग्राफी और कंस्ट्रक्शन पैटर्न कुछ सवाल जरूर खड़े करते हैं। 2026 में सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ लंबा रीइंफोर्स्ड क्वे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फैसिलिटीज और बड़े स्टोरेज साइलोज जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। इसका मतलब कम से कम इतना है कि कंस्ट्रक्शन अब सिर्फ जमीन बनाने की शुरुआती स्टेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, एंटेलोप रीफ की लोकेशन सान्या के करीब है, लेकिन वियतनाम के कोस्ट से भी यह ज्यादा दूर नहीं है। रिसर्चर्स के अनुसार यह लगभग 162 नॉटिकल माइल्स सान्या से और करीब 216 नॉटिकल माइल्स डानांग से स्थित है। यानी यह लोकेशन रीजनल मिलिट्री और मैरीटाइम एक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव। अब जरा सोचिए कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड किसी देश की पावर को कैसे बदल सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री के पास समुद्र के बीच कोई परमानेंट बेस नहीं है, उसके एयरक्राफ्ट और शिप्स को मेनलैंड से ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर वही कंट्री समुद्र के बीच रनवे, फ्यूल स्टोरेज, रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, पोर्ट और मेंटेनेंस फैसिलिटीज बना दे, तो उसकी ऑपरेशनल रीच काफी बढ़ जाती है। एयरक्राफ्ट को हर बार मेनलैंड से आने की जरूरत कम हो सकती है। शिप्स को लंबे समय तक नियर बाय एरिया में सपोर्ट मिल सकता है। सर्वेलेंस सिस्टम्स लगातार आसपास के रीजन को मॉनिटर कर सकते हैं। यही वजह है कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स को सिर्फ जमीन का प्रोजेक्ट समझना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। चीन की स्ट्रैटेजी का दूसरा फायदा यह भी है कि ये आइलैंड्स एक चेन की तरह काम कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद बेसेस एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। एक जगह रेडार कवरेज, दूसरी जगह एयरक्राफ्ट सपोर्ट, तीसरी जगह शिप्स के लिए लॉजिस्टिक्स और चौथी जगह सर्वेलेंस कैपेबिलिटी। जब ये सभी चीजें एक नेटवर्क में जुड़ती हैं, तो मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर भी लगातार प्रेजेंस मेंटेन करना आसान हो जाता है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण लीगल और पॉलिटिकल एंगल भी है। साउथ चाइना सी के कई हिस्सों पर चाइना के साथ वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान के अलग अलग टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। लेकिन एक बात आज ही समझ लेना जरूरी है, समुद्र के बीच अचानक दिखाई देने वाला एक नया आइलैंड सिर्फ रेत और कंक्रीट का ढेर नहीं होता। उसके पीछे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री प्लानिंग और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पूरी कहानी हो सकती है। अगर आपको ऐसी हिडन जियोपॉलिटिक्स, सीक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना की मैसिव प्रोजेक्ट्स और दुनिया के उन डेवलपमेंट्स के बारे में जानना पसंद है जिनके पीछे की असली कहानी आम तौर पर सामने नहीं आती, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप चाइना के किस सीक्रेट प्रोजेक्ट या स्ट्रेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, दुनिया में जो दिखाई देता है, कहानी अक्सर उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है।